डर कहीं और नहीं बस आपके दिमाग में है। डर कहीं और नहीं बस आपके दिमाग में है। जिस काम को करने से आपको डर लगता है उसी काम को करने का नाम है साहस। और ये साहस, ये हिम्मत कहाँ से आती है? संकल्प से आती है। तो मेरे हिसाब से आप सभी ने अपना संकल्प जो है वो कायम रखा है और ऐसे ही आगे कायम रखेंगे। So hello my shimmering stars. Today I Shaurya Grover welcome you all to this amazing platform of NCRT Wala, and I welcome you all to our lecture number 8 of Hello Alkenes and Hello Arenes under our batch Sankalp batch. So students, इसी संकल्प के साथ आज हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। होपफुली आपने अभी तक जितने लेक्चर्स हमने किए हैं बहुत अच्छे से स्टडी किया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? आज के इस लेक्चर में हम हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश करने जा रहे हैं, एंड करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे हेलो अरीन्स के रिस्पेक्ट में भी। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट्स हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स की, जहां पर मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही डिटेल में करवा दी थी। और हमने उसके बाद जो सेकेंड काइंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी दैट वाज एलिमिनेशन रिएक्शन। एक बार इसे एलिमिनेशन रिएक्शन का एक क्विक रिकैप देती हूँ, क्योंकि अभी सबसे पहले हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, फिर हम प्रोसीड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स पर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हमने प्रीवियस लेक्चर में एलिमिनेशन रिएक्शन कवर किया था, जहां पर हमने कहा था भी दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनता है सेडजेफ प्रोडक्ट, एक बनता है हॉफमैन प्रोडक्ट। जो सेडजेफ प्रोडक्ट बनता था वो मेजर प्रोडक्ट होता था और जो हॉफमैन प्रोडक्ट होता था वो माइनर प्रोडक्ट होता था। याद आया? चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं और उसके थ्रू ही इसको फिर से रिवाइज करते हैं। हम यहाँ पे कर रहे हैं सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन के अंदर हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर मैं आपको एक रिएक्टेंट देने वाली हूँ। आपको पता है ये जो रिएक्शन होती है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। तो ट्राई कीजिए पहले खुद से अटेम्प्ट करने का, फिर मेरे से मैच कीजिए भी क्या आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है? तो मेरे पास इस बारी ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और मैंने आपको बोला ये जो रिएक्शन है ये अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होगी, है ना। चलो अब इसको पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो, जब भी कोई ऐसा आपको रिएक्टेंट देखने को मिलता है, अब आपको पता है ये क्या है, हमारी बॉन्ड लाइन नोटेशन है, जहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं कंपाउंड को बॉन्ड्स की हेल्प से। तो अगर तो आप इसको ओपन अप करके लिखना चाहते हो, आप ओपन करके भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। मैं आपको ओपन करके इसलिए करवाऊंगी ताकि जिन स्टूडेंट्स को बॉन्ड लाइन नोटेशन को अभी भी कन्वर्ट नहीं करना आ रहा उनके लिए इजी हो जाए। ठीक है, चलो आई होपफुली अब आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करेंगे और फिर इसको मैच करेंगे। तो देखो, हमने बोला था जहां पर भी हमारा हेलोजन है, ये क्लोरीन हेलोजन है, ये जिस भी कार्बन पे लगा, ये कार्बन है ना, देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है ना। अब सभी की वैलेंसी पूरी करते हुए चले तो इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, अगर इसने एक बॉन्ड बनाया है तो 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन को ले तो एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 ही बाकी हैं, तो 2 हाइड्रोजन के साथ होंगे। इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड इधर है, एक इधर है, एक नीचे है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड बाकी है तो हाइड्रोजन के साथ होगा। इस कार्बन को देखें तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाए हुए, कितने बॉन्ड बाकी हैं? 3 बाकी हैं, तो वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये मैंने कन्वर्जन कर दी बॉन्ड लाइन नोटेशन की कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। याद आया सभी को? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को शो करते थे। अब मैंने ये क्यों किया? इसका मेन रीजन ये है क्योंकि हमें पता है एलिमिनेशन रिएक्शन को इन अदर वर्ड्स हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं।
जहां पर हम बीटा हाइड्रोजन की रिमूवल करते हैं। याद आया आपको? नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहां दोबारा देख लेते हैं। आपको क्या करना होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो जहां पर भी हेलोजन लगा है, जिस भी कार्बन पे हेलोजन लगा है, उस कार्बन को आपने क्या कहना है, उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहेंगे। इस चीज का आपने ध्यान देना है। अब अल्फा कार्बन के साथ वाले जो कार्बन होंगे, मतलब जिनसे वो बॉन्डेड है फर्दर, उसे बीटा कार्बन कहा जाएगा। मतलब ये वाला कार्बन भी हमारा बीटा कार्बन है और ये वाला कार्बन भी हमारा क्या है, बीटा कार्बन है। अब हमें यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है अल्फा कार्बन पे जो हेलोजन है वो, और बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो। बीटा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होंगे, सॉरी, बीटा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होंगे उसे बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। यानी कि ये जो H है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे बीटा हाइड्रोजन है। सिमिलरली ये भी क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। यहां पर अब आपने क्या करना है, यहां होगी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल। क्या होता है, रिमूवल। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब होता है हेलोजन। मतलब यहां पर आपने हाइड्रोजन भी रिमूव करना है, हेलोजन भी रिमूव करना है। हाइड्रोजन कहां से रिमूव करना है, बीटा हाइड्रोजन रिमूव करना है। हेलोजन कहां से रिमूव करना है, जो अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है, हेलोजन वही रिमूव करना है। अब होगा क्या, यहां पर हमें दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर दो तरह के बीटा हाइड्रोजन है। एक तो बीटा हाइड्रोजन ये वाले हो गए और एक बीटा हाइड्रोजन ये वाले हो गए, तो इनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर मैं यहां से बीटा हाइड्रोजन की रिमूवल करती हूं तो देखो क्या होगा। मैं इसी कंपाउंड को दो बारी आपको करके दिखाती हूं। देखिए ये इस प्रकार से है। मैंने आपको बोला भी यहां पर अगर अब इस CH2 को हम ओपन अप करके ऐसे लिख दे, CH और H नीचे लिख दे, एक ही बात है, एक हाइड्रोजन को शो कर दे क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बोला अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से जो OH नेगेटिव है वो किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन के पास जाएगा यहाँ पर और क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको देगा और उससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब जब इस OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को दे दिए तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यहाँ से निकल जाएगा, OH नेगेटिव के साथ निकल करके वाटर बना लेगा। मतलब कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बचे थे, अब वो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इन दोनों कार्बन के बीच में, क्योंकि OH नेगेटिव ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो अब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो ये जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड अराइज करेगा। अब ये कार्बन को अगर आप देखो तो ये 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, एक कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है। जब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो क्या होगा, जो ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से क्लोरीन एटम उसे लेकर के निकल जाएगा। क्यों लेकर के निकल जाएगा, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपेरिजन टू व्हाट, इन कंपेरिजन टू कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। अब ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे थे जो कि अनस्टेबल था, जिस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हमें यहां से क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा पहले इनिशियली स्ट्रक्चर ऐसे था, यहां पर हाइड्रोजन गया तो यहां क्या आया, डबल बॉन्ड आया, ये बॉन्ड भी ब्रेक कर गया। तो ये हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट मिलता है जब हम यहां से रिमूवल करते हैं बीटा हाइड्रोजन की। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं यहां से रिमूवल करूं तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो मैं इसी को यहां दोबारा लिख दे अच्छा, अब यहां पर देखिए इस CH3 को मैं ऐसे लिख दूं, CH2H, एक ही बात है, लिख सकते हैं हम क्योंकि हमने हाइड्रोजन रिमूव करना है। अब यहाँ पर भी सेम वही कहानी होगी, OH नेगेटिव आएगा, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इधर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। अब ये वाले कार्बन पे फिर से 5 बॉन्ड बन रहे हैं जो कि अनस्टेबल है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे थे, हमारे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रहा था, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर निकल जाएगा और हमें यहाँ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मतलब कि जब भी हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो हमें यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एक तो हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है और दूसरा हमें यहाँ से ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। क्या सभी इस चीज से एग्री करते हैं? हमें यहाँ पर इन दो प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा,
है ना। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज करता है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, अगर आप नेमिंग करना चाहते हो, आप बहुत इजीली नेमिंग कर सकते हो। आप कहोगे यहाँ 4 कार्बन एटम है, लेट अस से दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ। अगर 4 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट यहाँ पर क्या होगा, ब्यूट होगा। मानते हो इस चीज को? बिल्कुल मैम। डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्यूट डैश टू डैश इन, ब्यूट टू इन होगा। अगर मैं इसकी बात करती हूं तो यहां पर देखो, जहां से डबल बॉन्ड है उस कार्बन को फर्स्ट मिलेगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां पर ब्यूट फिर से, क्योंकि 4 कार्बन एटम की चेन है, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में बॉन्ड है, इसीलिए ब्यूट 1 इन हो जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कैसे पता लगाओगे? वो आप पता लगाओगे अल्फा हाइड्रोजन से। अब मैंने बच्चों के डाउट देखे थे तो स्टूडेंट्स कह रहे थे हमें ये रिएक्शन समझ आ रही है, कैसे कर रहे हो, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है और जो माइनर प्रोडक्ट है, यानी कि जो ज्यादा बन रहा है और जो कम बन रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें अल्फा हाइड्रोजन का पता नहीं लग पाता। तो क्या करो, जो भी डबली बॉन्डेड वाले कार्बन है, यानी कि जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके ऊपर हाथ रख दो इस प्रकार से। देखो कैसे, अगर मैं कहती हूं भी यहां डबल बॉन्ड है तो इस पर हाथ रख दिया ऐसे। अब उसके साथ जो कार्बन है, मतलब इसको ऐसे देख लो, ये आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन हो गए ना। मतलब ये वाला जो आपका कार्बन होगा, ये आपका क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। ये वाला कार्बन जो होगा, ये क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। अब इसके साथ जो फर्दर मान लो और चेन बन रही है, तो वो अल्फा कार्बन नहीं होगा। डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन होगा। अब यहां पर ये डबल बॉन्ड है ना, ये वाला, तो इसके साथ जो जुड़ा है ये अल्फा कार्बन होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये कार्बन कैसा है, तो ये बीटा कार्बन कहलाएगा, क्योंकि वो फर्दर अल्फा कार्बन से जुड़ा है। समझ पा रहे हो इस चीज को? अल्फा कार्बन ढूंढो पहले, कैसे ढूंढोगे, डबल बॉन्ड के ऊपर ऐसे हाथ रख दो, उसके साथ वाले जो कार्बन आपको देखने को मिल रहे हैं जिससे वो बॉन्ड बना रहा है, वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। ऐसे ही यहां पर हाथ रखा तो ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। अब इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है ये देखो, तो ध्यान से इसकी आप वैलेंसी पूरी कर सकते हो। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो ये CH3 होगा ऑब्वियसली, यहां पर भी CH3 लिखा होगा। ऐसे ही अगर यहां देखोगे तो यहाँ CH2 होगा, क्योंकि कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। यहां पर अगर मैं अल्फा कार्बन देखती हूं तो, सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन देखती हूं तो कितने आएंगे, 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 ये रहे, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए, कितने हैं यहाँ पर, 2 ही हैं, तो ज्यादा कहां पर है, यहाँ पर ज्यादा है ना। तो ये क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये हमारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये हमारा क्या बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब जो मेजर प्रोडक्ट होता है, ये किस बेसिस पे, अल्फा हाइड्रोजन का जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया, ये किस बेसिस पे दिया गया, सेटजेफ रूल के बेसिस पे दिया गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां से इसका नाम हो जाएगा सेटजेफ प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, सेटजेफ प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, जो कि लेस स्टेबल है और जो कि माइनर है, हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो होपफुली अब सभी को एलिमिनेशन रिएक्शन इन डिटेल में समझ आ गई है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, सेटजेफ प्रोडक्ट को जोसेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं, बुक्स में लिखा होता है, एक ही बात है, ठीक है। अब आपको होपफुली ये सब क्लियर हो चुका होगा। अगर आप इसको और इन डिटेल समझना चाहते हो, अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को डालना चाहते हो, तो ये हाइपर कंजुगेशन फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करता है भी, अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे हमने क्यों बोला वो ज्यादा स्टेबल है। हमने इतनी डेप्थ में नहीं जाना, हमने सिर्फ इतना समझना है भी सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंगली जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और उसे सेटजेफ प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये हमारी यहाँ से सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिनिश होती है। आई होप सो अब आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज द रिएक्शन विद मेटल्स। हाँ जी, अब हमारी जो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी आती है, सॉरी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आती है, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहली हमारी कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड कौन सी हुई, एलिमिनेशन। और अब थर्ड कौन सी है, रिएक्शन विद मेटल्स। अब जब भी हम यहाँ रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल्स के साथ, तो हम यहाँ पर एक्टिव मेटल का इस्तेमाल करते हैं। देखो हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर जो रिएक्टेंट लेने वाले हैं वो हेलोएल्केन लेंगे। हेलोएल्केन का मतलब क्या है, जब आपके एल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और उसकी जगह कोई हेलोजन आटम आ जाता है, उसको हेलोएल्केन कहते हैं। जनरली RX लिखते हैं हेलोएल्केन को। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने हेलोएल्केन लिया, और अब मैं इस हेलोएल्केन की रिएक्शन किसके साथ करवाने जा रही हूँ, मेटल के साथ। और कौन सा मेटल, एक्टिव मेटल। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी रिएक्शन करवाने जा रही हूँ मैग्नीशियम के साथ। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में तो देखने को मिलने ही वाली है, आगे भी आप जो चैप्टर्स देखोगे वहां पर भी ये बहुत बार यूज होती है।
क्या होता है इस रिएक्शन में? मेटल जो कि आप मैग्नीशियम यहां ले रहे हो, ये एक्टिव मेटल है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अकर करती है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? ड्राई ईथर की। अब छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें मतलब क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन देती है, एक हिंट दे देती है भी इस रिएक्शन में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमें ये हिंट दे रही है और एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट आप ऑब्टेन करोगे जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत रेयरली देखते हो। क्या रेयरली देखते हो? भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यूजुअली हम जितने भी कंपाउंड्स बनाते हैं हम यही कहते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं, हम कहते हैं हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। बहुत ही रेयर केस है जिसमें हम देखते हैं कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब क्या मिलने वाला है देखिए, क्या होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब आप एक्टिव मेटल लोगे तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जाकर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, मैग्नीशियम ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा बिकॉज इट इज मेटल। तो क्या करना चाहेगा ये क्या करेगा, जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा तो यहां से बनेगा RMgX। बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन ये सिंपल यहां तक नहीं है। बच्चे कहाँ गलती करते हैं? अब मैं अगर आपको इन पे पूछूं भी चार्जेस बताओ, तो बच्चे वहां गलती कर जाते हैं, वो चार्ज गलत लगा देते हैं। वो सोचते हैं कार्बन जो होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको दो तरह के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। कौन से बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ध्यान से सुनना। जो हमारा आर ग्रुप है, आर ग्रुप इज अवर कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है ना, और मैग्नीशियम है, इन दोनों के बीच में होता है कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब बताओ दूसरा बॉन्ड मैम यहां पर कौन सा है? तो दूसरा बॉन्ड है मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में, जो कि है आयनिक बॉन्ड। यहां पर कैसा बॉन्ड है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में है आयनिक बॉन्ड। अब देखना क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से हमारे कार्बन और मैग्नीशियम के ऊपर चार्जेस राइज करेंगे। मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और हमारे आर ग्रुप पे कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव, जो कि बहुत ही रेयर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इन पे पोल्स अराइज कर रहे हैं, यानी कि इस पे चार्ज की डेवलपमेंट हो रही है। अब इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड दैट मींस शेयरिंग, और यहाँ आयनिक बॉन्ड है दैट मींस सिर्फ अट्रैक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव की। तो अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, बॉन्ड्स ध्यान रख रहे हैं, इनके बीच में कोवलेंट, इनके बीच में आयनिक। चार्जेस का ध्यान रखना है, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा ना कि पॉजिटिव आएगा। अब जैसे कि मैंने बोला भी इसके ऊपर ये पोल्स अराइज कर रहे हैं। पोल्स अराइज होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इट बिकम्स हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव तो होता है, लेकिन जैसे कि हमें पता है कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो दैट इज एन अनस्टेबल स्पीशीज। अब ये अनस्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो ये क्या करेगी? ये फर्दर रिएक्शन शो करेगी। अब पहले बता दूं, RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है। बच्चे बहुत बार इस नाम को सुनते हैं और घबरा जाते हैं, भी इतने बड़े बड़े नाम है, इतने टफ टफ नेम्स हैं, पता नहीं इसके अंदर क्या ही चीज है। तो देख लो, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है। इसे क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये RMgX है, आपने इसके ऊपर चार्जेस शो कर देने हैं। चार्जेस पता क्यों शो करते हैं? कोई भी रिएक्शन है, अगर आपको मान लो वो नहीं आती करनी, आपको एग्जामिनेशन में भूल गए क्या करना है, उनके ऊपर चार्ज डेवलपमेंट करके देख लो। हाफ ऑफ द रिएक्शंस में तो आप चार्जेस का ही एक्सचेंज करते हो। आप देखना, ऑब्जर्व करना है इस चीज को, आपको पता चलेगा। अब यहाँ देखो, अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन H2O के साथ करवाती हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पर H पॉजिटिव OH नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव होगा। बहुत सिंपल है। मुझे यहाँ से बताइएगा भी अब इस R के ऊपर, इस R नेगेटिव के ऊपर H पॉजिटिव जाएगा या OH नेगेटिव जाएगा? अब आप ये खुद से बता सकते हो। पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव के ऊपर क्या नेगेटिव कभी जा सकता है? रिपल्शन हो जाएगी ना। तो बहुत सिंपल सी चीज है भी मैम, यहाँ से ये जो H पॉजिटिव है ये तो R इस पे चला जाएगा और OH नेगेटिव हमारा इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। तो अगर हमारा H पॉजिटिव इस R नेगेटिव के साथ जाकर के जुड़ जाएगा तो क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? ये एल्केन बन रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? यहां से हमें किसकी प्रोडक्शन मिल गई? एल्केन की मिल गई। तो डायरेक्ट आपको वहां पर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, एक चीज और
हाँ जी, एक चीज और, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ये जो OH नेगेटिव है ये इसके साथ जाकर के जुड़ेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, MgOH(X), इस तरह से। अब आप इसके ऊपर चार्जेस को देखेंगे तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, ठीक है, OH पे -1 चार्ज होता है और हेलोजन पे भी -1 चार्ज होता है, तो ये ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आपसे वो डायरेक्टली पूछ सकता है यहाँ पर भी किसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो हेलो एल्केन से आप प्रिपेयर कर सकते हो एल्केन को विद द हेल्प ऑफ Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बस ध्यान इतना देना है, भी इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव जुड़ेगा, इस पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव जुड़ेगा, दैट्स इट। क्लियर हुआ सभी को? इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। आइए, जितना अब हमने पढ़ा है एक बार उसको एनसीईआरटी से भी रीड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। तो देखो एनसीईआरटी में उन्होंने क्या दिया है, आप एनसीईआरटी बुक्स अपनी ओपन अप कर सकते हो साथ में। रिएक्शन विद मेटल्स में वो क्या कहता है, मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड ब्रोमाइड्स, यानी कि यहाँ पर उसने क्या किया है, भी क्लोराइड ब्रोमाइड कहने का मतलब है भी यहाँ पर जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, हेलोजन हमने ब्रोमीन ले लिया है, वो बोलता है या आयोडाइड ले लो, आप क्लोरीन ले लो, Br ले लो, आयोडीन ले लो, कोई भी ले लो, आप क्या यहाँ पर ले रहे हो, हेलो एल्केन ले रहे हो, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद सर्टेन मेटल्स, कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के साथ वो रिएक्ट करते हैं टू गिव कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड्स। कैसा बॉन्ड देखने को मिलेगा, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड देखने को मिलेगा, यानी कि ये देखो, ये हमारा क्या है, R ग्रुप है, ये हमारा क्या है, Mg है, और ये हमारा क्या है, X है। यही चीज थी ना, यही मैंने अभी आपको बना के दिखाया था कुछ इस प्रकार से, यही चीज है। देखिए, तो कार्बन और मेटल के बीच में जब बॉन्ड देखने को मिलता है, कब, जब आपका हेलो एल्केन जो है वो मैग्नीशियम के साथ किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आगे देखिए वो क्या कहता है यहाँ पर, वो कहता है भी इनको हम क्या कहते हैं, इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक, जहां कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब देखो, एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वाज डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। इज एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, इसे क्या कहा गया, एल्काइल दैट मींस R ग्रुप, मैग्नीशियम हेलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। These reagents are obtained by the reaction of haloalkanes with magnesium metal in dry ether। सभी को ये चीज क्लियर हुई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप स्टार मार्क लगाएंगे, यहाँ किसी ने भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखिए ध्यान से, अब आप यहाँ पर क्या देखते हो, इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर क्या हो रहा है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट है, ठीक है, बट हाईली पोलर है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोलराइज कर रहे हैं, विद कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अब कार्बन इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो घबराओ मत, अब ये नई टर्म कौन सी आ गई है, कार्बन क्या है, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम, तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव से, इस वजह से अगर वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है अपनी तरफ, मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, तो क्या हो रहा है, उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ थोड़े से शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, इस वजह से। अब देखना, द मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड इज एसेंशियली आयनिक, इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, मतलब सिर्फ अट्रैक्शन है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, ये भी मैंने बता दिया, क्यों, क्योंकि उस पर पोलराइज होती है। तो देखो सभी पॉइंट्स आपको अब क्लियर हो रहे होंगे, एनसीईआरटी से भी एक एक चीज क्लियर हो रही है जो हमने पहले नोट किया था, ठीक है। चलो, एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन, अब ये क्या करेगा, किसी भी ऐसे सोर्स के साथ रिएक्ट करेगा जिसमें प्रोटॉन है, जैसे कि वाटर के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होता है, H पॉजिटिव, तो किसी भी ऐसे के साथ रिएक्ट करता है जिसके पास H पॉजिटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो देखो अब वो रिएक्ट करके क्या देता है यहाँ से, इवन वाटर, अल्कोहल, अमाइन आर सफिशिएंटली एसिडिक, वो कहता है वाटर भी यूज कर सकते हो, अल्कोहल भी यूज कर सकते हो, अमाइन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसको तो सिर्फ अपने हाइड्रोजन से मतलब है, ठीक है, प्रोटॉन से मतलब है, प्रोटॉन लेकर के क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है, और साथ में क्या निकल रहा है, MgOH निकल रहा है। क्लियर हुआ? इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर। अब वो यहाँ बहुत ही अच्छी चीज आपको बताने जा रहा है, क्या कहता है वो, अगर उसको थोड़ा सा भी पानी
कहीं से मिल जाएगा, थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल जाएगा तो वो क्या कर लेगा, रिएक्शन शो कर देगा। तो वो यही कहता है इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड, अवॉइड करो, वो कहता है इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूर रखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वरना रिएक्शन हो जाएगी और एल्केन की प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, दैट इज व्हाई रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ड्राई ईथर, इस वजह से इसे ड्राई ईथर में करवाया जाता है। ड्राई मतलब कि मॉइस्ट कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वरना रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो जाती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दिस कुड बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मेथड फॉर द कन्वर्टिंग हेलाइड्स इनटू हाइड्रोकार्बन्स। अब ये बहुत ही खास चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर वो ये कहता है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर में भी दे सकते हैं, भी आपने हेलो एल्केन से एल्केन की प्रोडक्शन करनी है, हेलो एल्केन से हाइड्रोकार्बन की प्रोडक्शन करनी है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला ये जो मेथड है, यानी कि रिएक्शन विद मेटल वाला जो मेथड है, इसका आप यूज कर सकते हो। तो आई होपफुली अब आपको जितनी भी एनसीईआरटी में लाइंस थी सभी क्लियर हो चुकी है। चले हम आगे। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जैसे कि मैंने आपको बोला भी हम इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या था, RX था। ठीक है, हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, Mg के साथ करवाई, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करवाई, यही रिएक्शन थी। हमने क्या किया, हेलो एल्केन था हमारे पास, हमने इसको एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट सॉरी हेलो एल्केन था, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, यहां से हमें सबसे पहले क्या मिलता है, RMgX मिलता है। अब मान लो मैं यहां पर क्या करती हूं, मैं यहां पर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ नहीं करवाती, जैसे पिछले केस में तो मैंने आपको बोला ना भी इसको हमने वाटर दे दिया, हम इसको अल्कोहल भी दे सकते हैं और भी चीजें दे सकते हैं। मान लो मैंने इसको यहां से क्या दिया, मैं इसको देती हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मान लो मैंने इसको यहां से एल्काइन दिया, क्या बनेगा यहाँ पर, खुद बताइए। अब प्रोटॉन तो ये भी दे सकता है ना, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी प्रोटॉन दे सकता है, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, ये H पॉजिटिव जो है इसको सिर्फ अपने प्रोटॉन से मतलब है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इस R नेगेटिव को सिर्फ अपने हाइड्रोजन से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। जैसे मैंने पिछले में भी एनसीईआरटी में भी लिखा था भी इसको कहीं पर भी प्रोटॉन दिख जाए ये रिएक्शन शो कर देगा, चाहे आप अल्कोहल यूज कर लो, वाटर यूज कर लो। ठीक है, ये केसेस ले सकते हो। ये लाइन देखिए यहाँ पर, ये रही। ठीक है, सिर्फ उसको अपने हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होना है, तो ये H के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, डायरेक्टली बस एल्केन बना लेता है। तो कोई भी रिएक्शन आती है, अगर उसके अंदर आपको RMgX के आगे फर्दर कोई ऐसी चीज दिखता है जिसमें प्रोटॉन है, तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट रिएक्शन करनी है, एल्केन की प्रोडक्शन कर देनी है। बहुत सिंपल सी चीज है। क्या सभी को ये चीज क्लियर हुई? चलिए अब हम स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन हेलो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में ही, जिसे कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। पहले मैं रिएक्शन आपको करके दिखाती हूँ, देन हम इसको जनरली यहाँ से रीड करेंगे। यहाँ पर देखना, अब हम क्या लेते हैं, हम 2 हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार RX लिखेंगे। ठीक है, अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमने 2 बार हेलो एल्केन तो लिख दिया, साथ ही साथ हमें 2 सोडियम भी चाहिए, तो उसको भी 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, ये भी किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अच्छी चीज देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी बच्चा इसको साफ साफ बता सकता है भी। देखो हमें पता है हेलोजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। हमें पता है Na जो है इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, क्योंकि सोडियम बेसिकली, अगर आपको देखो यहाँ पे Cl लिखा होता है तो आप NaCl बना दोगे ना, आपको खुद ही पता है Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या करता है ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है। यहां से क्या बन गया, हमें यहां से हमें 2 NaX मिल गए, साथ में क्या मिलेगा, अब ये R और ये R, ये दोनों के बॉन्ड्स तो रह गए ना, ये एक दूसरे से कंबाइन कर करके क्या बना देंगे, R सिंगल बॉन्ड R बना देंगे। मतलब क्या हुआ, हमने यूज तो एक, मान लो यहां पर मैंने क्या लिया, लेट अस से मैंने यहां पर लिया CH3 लिया मैंने, ठीक है, CH3X लिया मैंने, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए और मैंने 2 ही Na लिए थे। तो मेरा यहाँ से क्या हुआ, ये NaX तो निकल गया यहाँ से,
ये NX तो निकल गए दो यहाँ से, साथ में क्या हुआ, ये दोनों CH3 एक दूसरे से कंबाइन करके इन्होंने क्या बना लिया, इथेन बना लिया। मतलब इनिशियली मैंने यहाँ से क्या लिया था, आप देखो एक कार्बन वाला हेलोएल्केन लिया था, प्रोडक्शन में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे हाइड्रोकार्बन मिल रहा है और वो भी 2 कार्बन वाला। मतलब कि मैं इस रिएक्शन की हेल्प से हायर एल्केन की प्रोडक्शन कर सकती हूँ, एक ज्यादा वाले कार्बन एटम की प्रोडक्शन कर सकती हूँ। अगर यहाँ पर मैं 2 कार्बन ले रही हूँ तो देखो क्या होगा, एक मतलब जनरली इस केस में एक ज्यादा वाला बनेगा। अगर मान लो यहाँ पर मैं 2 कार्बन ले रही हूँ, इधर भी मैंने 2 कार्बन लिए, ठीक है, तो क्या होगा, वो दोनों कंबाइन करके हायर एल्केन बना देगा, 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, लोअर हेलोएल्केन से हायर एल्केन की प्रोडक्शन हो रही है। क्लियर हुआ? तो यहां से हमारा क्या बनेगा, हायर एल्केन। हायर का मतलब जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अब बढ़ गए उसे कहा गया है, ठीक है। तो हायर एल्केन यहां से बन जाएगा। आइए एनसीईआरटी क्या कहती है एक बार उसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली एल्काइल हैलाइड्स यानी कि हमारा जो आरएक्स है, जब वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है इन ड्राई ईथर, ये भी ड्राई ईथर में हो रहा है, इट गिव्स हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इनिशियली यहाँ आपने एक लिया था, यहाँ आपके 2 की प्रोडक्शन हुई है। अब आप कहोगे मैम 2 लिए हैं, 2 नहीं लिए, आप कंपाउंड देखो ना, आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं उसके, लेकिन कंपाउंड तो CH3X ही है ना। तो यहाँ पर 2 प्रोड्यूस हुए। अगर यहाँ पर आप 2 ले रहे हो, मान लो यहाँ पर क्या ले रहे हो, CH3 CH2X ले रहे हो, 2 मॉलिक्यूल्स लोगे तो 4 बन जाएंगे, मतलब डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। इसको विद द हेल्प ऑफ नेमिंग रिएक्शन भी जाना जाता है, डायरेक्टली नेम भी पूछ सकते हैं, और आपको सिर्फ इतना दे देंगे और आपको प्रोडक्ट बनाना होगा। तो बहुत सिंपल है, NaX को सेपरेट आउट कर दो, दैट्स इट। सभी को ये क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट, और अब हम देखेंगे लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन। हाँ जी, सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो आती है, दैट इज आइसोमराइजेशन। ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हेलोएल्केन के रिस्पेक्ट में। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, हमने यहाँ पर हेलोएल्केन लेना है। लेट अस से वी हैव हेलोएल्केन CH3 CH2 CH2 Cl। मान लो मेरे पास ये हेलोएल्केन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, जब आइसोमराइजेशन करवानी है तो इसकी रिएक्शन में लुईस एसिड यानी कि AlCl3 की प्रेजेंस में कराऊंगी। किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, विच इज अवर लुईस एसिड। जब मैं ये रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में करवाऊंगी तो बहुत सिंपल सी चीज है, क्या होगा, AlCl3 को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लेगा और यहाँ से चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, क्योंकि हमारा क्लोरीन जो है इन कंपैरिजन टू कार्बन वो हेलोजन है, तो वो क्या है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब अगर क्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब उसके पास क्या टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। The tendency to attract shared pair of electrons is our electronegativity ना, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू कार्बन ज्यादा है। मतलब क्या करेगा, अब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेकर के, दोनों, मैं कह रही हूँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स, पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चला गया। किस फॉर्म में चला गया, Cl नेगेटिव की फॉर्म में चला गया। अब क्या होगा देखना ध्यान से, यहां लिख के दिखा रही हूँ, ये Cl नेगेटिव इस AlCl3 के साथ रिएक्ट करके ना AlCl4 नेगेटिव बना देगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। हुआ क्या, अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेकर के चला गया, इस कार्बन पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब मुझे एक बात बताइए, ये किस प्रकार का कार्बोकटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है या नहीं है। 1 डिग्री का मतलब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है, मतलब ये किस प्रकार का कार्बोकटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकटायन है। चलो ठीक है मैम, ये मान लिया। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकती है, याद करो मैंने आपको एक बार बताया था भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यों करवाते हैं रीअरेंजमेंट, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंजमेंट होगी। मैं CH2 को ओपन अप करके ऐसे लिख दूं, एक हाइड्रोजन को ऐसे शो कर दूं,
एक ही बात है। अब क्या होगा देखना, यहां पर होगी हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों होगी? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, अगर रीअरेंजमेंट होती है तो करवाइए। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स ले करके, हमें क्या मिलेगा, इससे इसके इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन लेकर के आ गया तो ये क्या बन जाएगा, CH3। अब ये किस प्रकार का कार्बोकटाइन है, ये जी हमारा यहाँ से है 2 डिग्री कार्बोकटाइन। और हमें पता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री, यानी कि ये स्टेबल हो गया। चलो इतना समझ आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर AlCl4 में से हमें पता है इसके अंदर Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट है और AlCl3 भी प्रेजेंट है। तो ये Cl नेगेटिव अब आकर कहां पर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा। और जब इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो हमें यहां से क्या मिलेगा, CH3 CHCl CH3। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा, एज अ प्रोडक्ट हमें 2 क्लोरोप्रोपेन मिल जाएगा। तो ये हमारी आइसोमराइजेशन प्रोसेस हो जाएगी। भी हमें डिफरेंट आइसोमर देखने को मिल गया है यहाँ पर। सभी को क्या ये चीज क्लियर हुई है? प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए क्योंकि ये हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम प्रोसीड करने जा रहे हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। होपफुली अब आपको सभी को क्लियर हो चुका होगा। हमने 3 तरह की मेन रिएक्शंस हेलोएल्केन्स में स्टडी की थी। सबसे पहली थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कंपेयर करके चलते हैं, उससे हमें क्या होगा, इजीली याद भी रहेगा एग्जामिनेशन में। मैं पूछती हूँ भी हेलोअरीन्स के केस में, हेलोअरीन्स के केस में ये बताइए क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। पहली बात तो अगर आप भूल चुके हो व्हाट इज हेलोअरीन, तो बहुत सिंपल सी चीज थी। जब हमारी एरोमेटिक रिंग, मान लो हमारे पास ये रिंग है, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर सभी हाइड्रोजन्स को ऐसे शो कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा प्रॉपर्ली बनाती हूँ, रुकिए। हाँ जी, ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे और हेलोजन लगा दे उसकी जगह पर, तो ये क्या बच जाता है, हेलोअरीन बच जाता है। याद आ गया सभी को हेलोअरीन क्या होता है। अब ये तो हमारा हेलोअरीन है। अब मैं पूछती हूँ इस हेलोअरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है, तो मुझे ये सोचकर बताइए क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। ये कुछ क्रिटिकल कंडीशंस पर ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। तो पहली चीज हम यहां पर नोट डाउन करेंगे दैट हेलोअरीन्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशंस पर ये शो नहीं करता, बट यस क्रिटिकल कंडीशंस पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जिबिट करता है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैम होता क्या है बताइए, एक बारी याद करवाइए। तो बहुत सिंपल सी चीज थी, जैसे हमारे पास ये क्या है, हेलोअरीन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहां अटैक करेगा और ये बेचारा हेलोजन यहां से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा यहां से, हमारा यहाँ से ये हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है मैम, लेकिन आप तो कह रहे हो भी ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होती, क्या रीजन है भी नॉर्मल कंडीशन पर क्यों नहीं होती? तो इसके पीछे है हमारे पास 4 मेजर रीजंस जो कि अभी पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर हम एनसीईआरटी की लाइन से भी रीड आउट करेंगे। तो पहली चीज आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। मैंने बोला हेलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। क्विक रिव्यू के लिए आपको याद करवा दूं, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो का मतलब होता था न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या होता है न्यूक्लियस। फिलिक का मतलब क्या होता था, जिसको हम कहते हैं लविंग, फोबिक लिखा आ जाएगा तो मतलब हेट है। न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या होता है, ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव की तरफ अफेक्शन शो करती है, जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड होती है। अब पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जिसके ऊपर खुद पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे लिखते हैं, NU, उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी की जगह ले लेना, किसी को रिप्लेस कर देना। तो यहां पर ये हेलोजन को रिप्लेस कर देगी, इसीलिए से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पर क्यों नहीं हो सकती, इसका पहला रीजन होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। रीजंस वाई
हेलोअरीन्स do not show nucleophilic substitution reaction at normal conditions. देखो पहला रीजन है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये रीजन कैसे है समझो। देखो हम हेलोअरीन की बात करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो हेलोअरीन ले रही हूँ, इस पे जो मैं हेलोजन अब कंसिडर करने जा रही हूँ ना, देखना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लोरीन ले रही हूँ, ठीक है। इस बार हेलोजन मैंने क्लोरीन लिया। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स दिखा दें। ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से। अब देखना ध्यान से क्या होगा, यहाँ पर होगी रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे होती है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्लोरीन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ शिफ्ट करेंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 5 बॉन्ड बन गए, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना। तो ये अब डबल बॉन्ड, जो ये वाला डबल बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट होगा। देखना क्या बनेगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए हम इस एरो का इस्तेमाल करते हैं। भी हम इस तरह के और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। रेजोनेंस क्यों होती है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। रेजोनेंस इस वजह से होती है, जब हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो रेजोनेंस होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ध्यान से ऑब्जर्व करना स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है। देखो ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे रहने दो, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो। यहाँ देखना ये Cl ऐसे लगा हुआ था, इसके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। कैसा चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जब बेचारे से चले गए तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना। इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं ना उससे दूर, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतनी कहानी सभी को समझ आई। अब देखो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है इस कार्बन पे, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि एक कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता इस वजह से। अब आगे देखना, नेक्स्ट स्टेप में देखना क्या होने वाला है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ शिफ्ट होगा इनके बीच में, और ये जो है वो इसके एज वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा। बनाकर देखोगे तो खुद से हो जाएगा। फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हमने ये वाली लाइन शो करी। अब ये डबल बॉन्ड पहले से ऐसा था, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पे, क्योंकि ये यहाँ एंड हो रहा है तो इस कार्बन पे इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये यहाँ एंड हो रहा था तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, देखो ठीक है। और ये एज इट इज का एज इट इज डबल बॉन्ड, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर 2 इधर और पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखना, अब ये इस कार्बन से इधर आएगा तो जहां एंड हो रहा है और अगले कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब ये यहाँ से इस कार्बन पे जाएगा, क्योंकि जहां एंड हो रहा है वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो यहाँ से क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है। यहाँ से अगर हम देखिए इधर डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। ये फिर से एज इट इज का एज इट इज है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना, नेक्स्ट स्टेप में क्या कहानी आ रही है। ये नेगेटिव चार्ज अब इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा और अब ये डबल बॉन्ड वापस से उधर चला जाएगा, क्योंकि कार्बन फिर से वही बात 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है। ये डबल बॉन्ड इधर है, ये इधर है, यहाँ पर अब एक डबल बॉन्ड आ गया। अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स वापस चले गए, और वापस चले गए तो पॉजिटिव चार्ज भी चला जाएगा, यानी कि ये रेजोनेंस हो गई। अब देखना हुआ क्या, यहाँ पर समझना क्या है हमने। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे यहाँ कार्बन क्लोरीन में कैसा बॉन्ड राइज कर रहा है, डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड राइज कर रहा है, डबल बॉन्ड। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं सभी में हमें हेलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। सिंगल बॉन्ड होता क्या, देखो फिर से बता रही हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास हेलोजन लगा है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इधर आएगा और इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इसकी जगह ले लेगा। मतलब इस बॉन्ड को बेसिकली ब्रेक करवाना पड़ेगा ना। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। हाँ जी, मैं यहाँ ये कह रही हूँ हमें इस बॉन्ड को एक बार ब्रेक कराना पड़ेगा, तभी न्यूक्लियोफाइल वहां पर जाकर के अटैक हो रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, मतलब इनके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गए तो मतलब आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस पे करवाना मुश्किल हो जाता है। आपको अगर इसको करवाना है तो आपको टेम्परेचर प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा देना पड़ेगा। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि रेजोनेंस के कारण हमारे हेलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड राइज करेगा, जिसको ब्रेक करना इज वेरी वेरी टफ, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और इस वजह से यहां पर हम कहते हैं भी न्यूक्लियोफिलिक नॉर्मल कंडीशंस पे तो नहीं पॉसिबल। पहला रीजन सभी नोट डाउन करेंगे। एवरीवन प्लीज राइट द फर्स्ट रीजन। एक बार मैं फर्स्ट साथ साथ मैं आपको एनसीईआरटी से रीड करवाती हूँ।
तो सही रहेगा। चलिए ये एनसीईआरटी से पहला रीजन रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। क्यों? पहला रीजन मैंने आपको बता दिया है, जिसको हमने कहा रेजोनेंस इफेक्ट। क्या कहता है वो? हेलोअरीन्स में द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। जो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये देखने को मिल रहे हैं, ये कॉन्जुगेशन में है विद दिस पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो रिंग में प्रेजेंट है। रेजोनेंस हो रही है कहने का मतलब है, ठीक है। ये उसने आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिखा दिया जो कि हमने ऑलरेडी बना लिए है ना। यहाँ वो कहता है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर उनके बीच में राइज कर रहा है। क्यों? रेजोनेंस के कारण। एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड क्लीवेज का मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग करवाना हेलोअरीन्स में डिफिकल्ट हो जाता है इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में बहुत सिंपल था। हेलो एल्केन्स में क्या हो रहा था? देखो RX प्लस NU सिंपल था, इनके बॉन्ड को ब्रेक करवा रहे थे, लेकिन यहाँ रेजोनेंस हो रही है रिंग के कारण, डबल बॉन्ड के कारण, है ना। तो वो कहता है इस वजह से हम कहते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सभी को आई होपफुली फर्स्ट पॉइंट जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम वापिस से आते हैं उसी पे और अब सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। सेकेंड रीजन क्या होगा? अगर मैं कंपेयर करती हूँ, सेकेंड रीजन की बात करूँ, मेरा जो हेलो एल्केन है वो RX होता है और हेलो एरीन, यहाँ लिख लेते हैं हेलो एल्केन, ये मेरा क्या है? हेलो एल्केन है। हेलो एरीन की मैं बात करती हूँ तो मेरा हेलो एरीन कुछ इस प्रकार से है। ये क्या है? हेलो एरीन है ना। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगी। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पर अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हमने सिर्फ सिंगल बॉन्ड काउंट करने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड देखने होते हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते ना हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा एक छोटी सी चीज सोच के बताइएगा मुझे, इन दोनों में परसेंटेज एस करेक्टर कितना है? परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे कितने एस हैं? एक। कितने पी हैं? 3। सॉरी कितने पी हैं? 2। एक एस 2 पी यानी कि 3, इसको 100 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 33%। मतलब कि यहाँ पर एक एस कितना प्रेजेंट है? 33% प्रेजेंट है। अच्छा यहाँ पर देखिए एक एस और 3 पी, 4 हो गया, 100 से डिवाइड करो 25%, मतलब एक एस का करेक्टर कितना आ गया? 25% आ गया। मुझे बताइए परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है। परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब जहां परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा वहां पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। मतलब कि यहां पर आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूं, ये कार्बन, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू दिस वन, नॉट विद हेलोजन। हेलोजन के रिस्पेक्ट में तो कम ही रहेगी नो डाउट, लेकिन इन कंपेरिजन टू हेलो एल्केन की मैं बात कर रही हूं। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी स्लाइटली ज्यादा है। मतलब कि क्या करेगा? मतलब इन दोनों के बीच में हम बोलते हैं जैसे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है, तो जितना पार्शियल पॉजिटिव आना चाहिए था ना अब उससे थोड़ा सा कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि इसकी भी तो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी भी तो है परसेंटेज एस करेक्टर के कारण इन कंपेरिजन टू हेलोजन। यहाँ पर जो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है और यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव आता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, यहाँ कम चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, ठीक है। अब समझना, अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही कम बन रहा है, मतलब कि इनमें पोल्स ही बहुत कम बन रहे हैं, तो ये किसी न्यूक्लियोफाइल को बाहर से अटैक करने क्यों देगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा? क्यों ब्रेक करने देगा? जब आपके इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनते हैं तब बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है ना। जब यहाँ पर इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही नहीं बन रहे तो इसको आने ही नहीं देगा। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण हम कहते हैं कि परसेंटेज एस करेक्टर के कारण वहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं होती। आइए इस चीज को समझते हैं। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। कैसे वो कहता है? देखो ये एनसीईआरटी की लाइन से समझा मैंने दिया, अब डिक्टेट एक बार कर देती हूँ। हेलो एल्केन्स में कहता है द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जो कार्बन एटम हेलो एल्केन के अंदर प्रेजेंट है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। वाइल इन द केस ऑफ हेलो एरीन की बात करें तो कैसा है वो? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वहां sp2 है, उसने ये चीज क्लियर कर दी। आगे कार्बन एटम अटैच्ड टू हेलोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन द केस ऑफ हेलो एरीन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद अ ग्रेटर s करेक्टर। अब इसका s करेक्टर ज्यादा है, कितना s करेक्टर है? इसका 33% है और इसका s करेक्टर कितना है? इसका 25% है। अब इसका ग्रेटर s करेक्टर होने की वजह से क्या
क्या कहता है, is more electronegative and can hold electron pair of CX bond more tightly than the sp3 hybridized। अब ये क्या करता है, देखो इन दोनों के कंपैरिजन को अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये X को होल्ड करके रखेगा, उसको जाने ही नहीं देगा, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। तो क्या करता है, ये CX बॉन्ड को होल्ड करके रखता है, इसको बॉन्ड को ब्रेक नहीं होने देता, जैसे ये बहुत आसानी से बॉन्ड को ब्रेक होने देता है। ठीक है, आगे देखिए, एक और वो रीजन कहता है विद लेस एस करेक्टर दस CCl बॉन्ड लेंथ इन हेलो एल्केन, वो कहता है 177 पिकोमीटर होती है, लेकिन हेलोएरीन में 169 पिकोमीटर होती है। इसी के कारण सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक अ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ इन कंपैरिजन टू अ लॉन्गर बॉन्ड, ठीक है, तो छोटे वाले को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, देयरफॉर हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इसका सेकंड कारण हो जाएगा। चलिए वापस से अब आते हैं थर्ड कारण की तरफ, देखते हैं थर्ड रीजन इसका क्या हो सकता है। मुझे एक चीज सोच के बताइएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। हमें पता है भी हमारी जो हेलो अरीन्स है, हमें पता है जो हेलो अरीन्स हैं ये क्या है, देखो ये रिंग है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, मतलब ये रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल वो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड है, मतलब न्यूक्लियोफाइल भी तो इलेक्ट्रॉन रिच ही है, तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये किसी और इलेक्ट्रॉन रिच को अपने पास क्यों आने देगा, रिपल्शन क्रिएट कर सकता है ना। तो एक ये भी रीजन है। ऐसे ही लास्ट रीजन आपको यहाँ पर बताती हूँ, लास्ट रीजन हमारा यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास जो हेलो अरीन है, यहाँ पर क्या होता है, ये हेलोजन यहाँ से चला जाएगा। जब ये हेलोजन यहाँ से जाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज राइज करता है, मतलब कार्बोकटाइन बनता है। जैसे हमने मैकेनिज्म स्टडी किया था हेलो एल्केन में, तो वहां पर एसएन मैकेनिज्म के अंदर हमने कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन देखी थी, याद है ना आप सभी को। तो यहाँ पर भी कार्बोकटाइन फॉर्म हो रहा है जैसे वहां पर फॉर्म होता है, लेकिन ना जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर कभी भी कार्बोकटाइन आ जाए ना, तो वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। इस वजह से भी हम ये कह देते हैं भी ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दो और रीजन थे, आइए इसको भी स्टडी कर लेते हैं एक बारी। देखो क्या है, वो कहता है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, उसके ऊपर कार्बोकटाइन का जनरेशन होना। इन केस ऑफ हेलोअरीन वो कहता है जो फिनाइल कटाइन होता है फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन, वो कहता है विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड नहीं होता, इसलिए SN1 तो कभी भी पॉसिबल नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए लास्ट वो क्या कहता है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन, मैंने क्या बोला, बेंजीन रिंग खुद भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो रिपल्शन होगी ना, वही चीज वो कह रहा है। बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच द इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच वाला इलेक्ट्रॉन रिच के पास नहीं आएगा, उनमें रिपल्शन हो जाएगी, हेंस वो लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी यहाँ पर 4 मेजर रीजंस बता दिए भी किस कारण हम कह सकते हैं सॉरी भी किस कारण हम बोल सकते हैं भी यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो नॉर्मल कंडीशंस पे पॉसिबल नहीं है। अब ठीक है मैम, नॉर्मल पर नहीं पॉसिबल, तो ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, प्रेशर बढ़ा देते हो, तो क्या पॉसिबल है, कैसे हमें प्रोडक्ट मिलता है, आइए वो देखते हैं। तो नॉर्मल के रीजंस आपको पता चल गए हैं, ये आपसे पूछ सकता है वो। चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं भी, अगर हम चेंज कर देते हैं कंडीशंस, मैंने इस बार जो हेलो अरीन लिया, दिस इज माई हेलो अरीन जहां पर Cl लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देखो मैं किसके साथ करवा रही हूँ, मैं इसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाऊंगी, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों लिया, देखो मैंने साफ यहाँ पर आपको बताया SN1 मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं होता। अब SN1 पॉसिबल नहीं है, SN1 में क्या होता था, वीक न्यूक्लियोफाइल, और SN2 में क्या होता था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेंगे, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, कार्बोकटाइन ही नहीं जनरेट हो सकता, SN2 ही फॉलो होगा अगर होगा, और SN2 में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता था। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैंने NaOH यहाँ पर लिया। अब जो मैं टेम्परेचर ले रही हूँ बहुत ज़्यादा लेते हैं हम, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 663 केल्विन के नियर अबाउट लेते हैं, और प्रेशर का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा नियर अबाउट 300 ATM लेते हैं। तो अब आपको फिर से वही कहानी जैसे आपने हेलो एल्केन में किया था ना, न्यूक्लियोफाइल ढूंढो। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्टेड होता है, जिसके ऊपर खुद पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, खुद पर नेगेटिव चार्ज किस पर है, OH नेगेटिव पर, मतलब OH नेगेटिव
नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल। कहानी बहुत सिंपल सी है, ये OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा और ये Cl यहाँ से चला जाएगा, ये OH नेगेटिव उसकी जगह ले लेगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें फिनोल मिल जाएगा। मतलब जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है, OH लगा है, तो ये हमारी क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। सिंपल थी ना। अच्छा, अब ये तो एक सिंपल रिएक्शन हो गई। अब मान लो अगर मैं कहती हूँ भी इतना टेम्परेचर हमने नहीं देना, इससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर दो और रिएक्शन कराओ, तो कैसे करोगे? देखो, हम टेम्परेचर और प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं जब हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करेंगे, तब हम इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। ठीक है। 1 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इजी रिएक्शन को आप इस पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगवा के भी परफॉर्म करवा सकते हो कम टेम्परेचर पर। ये तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अगर आप इसे थोड़ा सा कम टेम्परेचर देना चाहते हो, नियर अबाउट 400 कुछ देना चाहते हो, तो क्या करो, आप यहाँ पर इस हेलो अरीन पर, जैसे हमारा ये हेलो अरीन है ना, यहाँ Cl लगा हुआ था, तो इसकी, और यहाँ देखना इस चीज को, पहले आप इसको समझ लो, ये हमारा हेलोअरीन है ना, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ये इसकी मेटा पोजीशन है और ये इसकी पैरा पोजीशन है। सिमिलरली ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ये इसकी मेटा पोजीशन है। अब आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, क्यों लगाओगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम इसीलिए लगवाएंगे ताकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सके कम टेम्परेचर पे, कम प्रेशर पे। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करता है। और ये कहाँ पर लगाना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑर्थो और पैरा पर ही लगाओगे, मेटा पर ये नहीं लगाओगे, उसका कोई यूज नहीं है। तो ध्यान देना, अब यहां होगा क्या, मान लो यहां पर मैंने लगाया NO2, ये मेरी कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। NO2 एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब फिर से ये रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, NaOH की प्रेजेंस में करवाएंगे, विच इज अवर स्ट्रॉन्ग हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लेंगे, जहां पर OH नेगेटिव हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या करेगा, फिर से ये जाकर के क्या करेगा, ये OH नेगेटिव जाएगा और इस हेलोजन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ OH लगा हुआ है, NO2 एज इट इज का एज इट इज होगा। बस फर्क क्या होगा, इन दोनों रिएक्शन में ये फर्क आ जाता है भी, इस NO2 की लगाने की वजह से ये जो रिएक्शन है, अब ये 440 कुछ केल्विन के टेम्परेचर पर परफॉर्म की जा सकती है, जो कि पहले 663 केल्विन पर परफॉर्म की जा रही थी। अब आप कहोगे मैम, और इसको अगर हम रिड्यूस कर देते हैं टेम्परेचर को, ठीक है, मान लो हमने और टेम्परेचर रिड्यूस करना है, 400 की बजाय हमने 300 केल्विन पे करना है, तो कैसे करें, और लगा सकते हैं NO2, बिल्कुल लगा सकते हो, और लगा दो NO2। हमने पैरा पे लगाया ना, अब आप ऑर्थो पे लगा दो। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो मैंने आपको बोला यहाँ पर हमारा Cl था, हमने पहले यहाँ पर लगाया था, अगर हम एक और लगा देते हैं मैम, तो ये टेम्परेचर और रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर से आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, अब टेम्परेचर ये कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 330 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स बता रही हूँ। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये OH नेगेटिव आएगा, न्यूक्लियोफाइल ने तो अपना काम ही करना है ना, उसने सब्स्टिट्यूशन करनी है, वो आएगा इस Cl नेगेटिव को यहाँ से हटाएगा, उसकी जगह ले लेगा। क्या यहाँ से मिल जाएगा, देखिए यहाँ से, यहाँ पर तो OH जुड़ गया और ये NO2 का एज इट इज, ये NO2 भी क्या रह जाएगा, यहाँ पर एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, अब पता क्या है, हम इस रिएक्शन में, अगर मान लो आप कहते हो मैम आपने इधर ऑर्थो पे लगाया, इधर भी लगा दो ऑर्थो पे, हाँ करवा सकते हो, तब तो आपको टेम्परेचर भी देने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप हल्की सी हीट दोगे ना, हल्का सा वार्म अप करोगे ना, रिएक्शन हो जाएगी। तो मतलब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कितना बड़ा यूजेज है भी। अगर आप फर्दर यहाँ पर भी NO2 लगा दो, यहाँ पर भी NO2 लगा दो और यहाँ पर भी लगा दो, मतलब आपने दोनों ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिया और पैरा पर लगा दिया। मेटा पर नहीं लगाने का कोई फायदा, वो मैं बता दूंगी क्यों नहीं लगाने का फायदा। ठीक है, NaOH की प्रेजेंस में करवाया, तो ये वार्म टेम्परेचर पर, मतलब हल्का सा हीट दोगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी। अब होगा क्या, यहाँ पर ये OH नेगेटिव आएगा और Cl की जगह ले लेगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास तो OH आ गया इसकी जगह पे, ये NO2 एज इट इज रह जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी, सभी इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट से, फिर मैं इसके पीछे का रीजन बताती हूँ आप सभी को।
हाँ जी, जो सो रहे हैं वो उठ जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। बी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ये क्यों पॉसिबल है, मेटा पोजीशन पर ये क्यों पॉसिबल नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है, ध्यान से सुनेंगे, अटेंशन से सुनेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारा रोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। कैसे है, समझते हैं इस चीज को। देखो मान लो मेरे पास ये क्या है, मेरी ये रिंग है, यहाँ पर लेट अस से वी हैव Cl विद अस, यहाँ पर मेरे पास NO2 ग्रुप लगा है ना, ये इस प्रकार से है, ये मेरा NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब आप ध्यान से समझना, यहाँ पर भी रेजोनेंस होती है। कैसे रेजोनेंस होती है, फिर से वही कहानी। यहाँ पर देखो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें पता है इस चीज का, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। अब आपको ये पहले हमने सिंपल केस किया था ना, अब यहाँ NO2 लगाया, देखना उससे क्या इफेक्ट होता है। देखो क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये एज इट इज है, ये NO2 भी एज इट इज इस पे लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखना, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, खुद पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। नेक्स्ट स्टेप में देखना क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो है बॉन्ड इन दोनों के बीच में ब्रेक होगा, ये यहाँ पर ब्रेक होगा। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझो, क्या हो रहा है यहाँ पर। पहली चीज तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कौन सी पोजिशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा है। यहाँ से ये मेटा है और ये हमारे ऐसे है ना। तो देखो यहाँ नेगेटिव डेंसिटी कहाँ आई, ऑर्थो पोजीशन पर आई। किस पे आई, ऑर्थो पर आई। अब देखना क्या हुआ, अब देखना क्या हुआ, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने क्या बनाया, ये यहाँ पर अभी वही है, Cl पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, मतलब इस पे कैसे चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। और इस पे क्या लगा हुआ है, इस पे NO2 ग्रुप भी लगा हुआ है। मतलब कि क्या हो रहा है, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर जो कि पैरा पोजिशन पर है, उस पे NO2 ग्रुप भी है और इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है। मतलब ये कार्बन दोनों को विदहोल्ड कर रहा है। इस पे इलेक्ट्रॉन देखो, अब NO2 ग्रुप का मतलब क्या होता था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता था। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। इसको और क्या चाहिए, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स ही तो चाहिए थे, जो कि हमने इसको दे दिए। देखो ये नेगेटिव चार्ज दे दिया ना, मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया इस चीज पे। मतलब कि पैरा पोजीशन पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो NO2 के लिए तो फायदा है ना, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। अब यहाँ देखना क्या हुआ, यहाँ ये डबल बॉन्ड एज इट इज है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फिर से वही चीज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये यहाँ ब्रेक होगा, हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से, ये हमारा फिर से NO2 ग्रुप है, सॉरी हाँ जी, ये यहाँ से हमारा देखो क्या है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये इस प्रकार से आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ये वापस से ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमने किसकी पोजीशन के बारे में स्टडी किया, जब हमने NO2 को कहाँ लगाया, पैरा पोजीशन पर लगाया। अब अगर मैं NO2 को कहाँ लगाती हूँ, हाँ जी, अब मैंने यहाँ पर एक चीज कंक्लूड कर ली भी, मेरी जो पैरा पोजीशन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, जो कि नाइट्रोजन को चाहिए था, बिकॉज इट इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसको अपने NO2 ग्रुप को चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमने उसको दे दिए, तो मतलब वो स्टेबल हो गया। मतलब कि उस कार्बन पर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स भिजवा दिए, किस पे, पैरा पे। अगर मान लो मैं इसी NO2 को मेटा पर लगाती हूँ तो क्या सेम चीज होती है, नहीं होती है। तो आइए देखिए, अगर हमने क्या लिया, हमारा ये केस है, यहाँ पर अब मैं किस पे लगा रही हूँ, मेटा पर, है ना। अब देखना क्या होगा, फिर से रेजोनेंस करेंगे, जब रेजोनेंस करेंगे तो हमें पता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के, ये यहाँ शिफ्ट होंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। हमें यहाँ से सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगा, आइए देखिए, ये हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया और इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए। ये हमारा नाइट्रोजन पे ऐसे एज इट इज है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में देखना क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बहुत सिंपल है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा। तो देखो क्या हुआ, हमारा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया और डबल बॉन्ड यहाँ आया और यहाँ पर नाइट्रोजन लगा था,
कुछ इस तरह से। मुझे एक यहाँ पर बात सोच समझ के बताना भी, क्या हमारा जहां पर NO2 ग्रुप लगा है वहां पर अब नेगेटिव चार्ज आया? नहीं आया, यहाँ तो नहीं आया ना। मतलब यहाँ पर मेटा पोजीशन पर लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन विड्रॉ ही नहीं कर पा रहा अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटा डायरेक्टिंग कभी भी नहीं होती है रिएक्शन, हमेशा ऑर्थो और पैरा पे ही आपको देखने को मिलेंगी। होपफुली अब आपको सभी कोई रीजन समझ आ गया होगा, बिकॉज NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो इट नीड्स इलेक्ट्रॉन्स, और मेटा पोजीशन पर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, हेंस मेटा वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, ओनली ऑर्थो एंड पैरा वाली पॉसिबल होती है। काइंडली इन स्ट्रक्चर्स को 2 मिनट लगाइए, फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, सभी ने लिख लिया, सभी को क्लियर हो चुका है। तो अब आपको ये रीजन समझ आ गया है बी, ये रिएक्शंस कैसे हो रही हैं बी। ये पैरा पर, अगर हम पैरा पर लगा रहे हैं तो पॉसिबल है, ऑर्थो पर लगा रहे हैं तो पॉसिबल है, मेटा पर पॉसिबल नहीं होगी। सभी को क्लियर हो गया? और अब आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी टेम्परेचर जब आप ज़्यादा देते हो तो आपकी रिएक्शन हो सकती है, नॉर्मल पर नहीं हो सकती है। वो रीज़न 4 मैंने आपको बता दिए थे। अगर आप टेम्परेचर, मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो आप ऑर्थो या पैरा पर ही लगाओ, मेटा पर नहीं लगाने का फायदा। ठीक है, चलिए अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारी ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है, हेलो अरीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छे से शो करती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति ये लेस रिएक्टिव होती है, बट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये बहुत अच्छे से शो करती है। अब कैसे, क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको समझते हैं। तो देखो, हेलो अरीन्स जो कि कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है ना, यही होती है हेलोअरीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब देखना ध्यान से, इलेक्ट्रोफिलिक, जैसे आपने न्यूक्लियोफिलिक को डिवाइड किया था ना, इसको भी वैसे ही करोगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास ये है, ठीक है। अब देखना, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब क्या होता है लविंग, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है रिप्लेस करना, है ना, उसकी जगह ले लेना। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन के प्रति मतलब नेगेटिव चार्ज के प्रति कौन अफेक्शन शो करेगा, जिसके ऊपर खुद के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफिलिक जिसके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छी सी चीज होने वाली है। क्या रिएक्शन होगी आपकी, ये जो रिएक्शन है ये कुछ इस प्रकार से होगी भी, मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, कोई भी हेलोअरीन है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आकर के अटैक करेगा, ये या तो ऑर्थो पर आकर के अटैक करेगा या पैरा पर आकर के अटैक करेगा, ये मेटा पर आकर के अटैक नहीं करेगा। इस चीज का आप सभी ने ध्यान रखना है। सभी को क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ पर फिर से वही कहानी भी, ये ऑर्थो और पैरा पर क्यों करेगा, क्योंकि वहां पर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से। अब देखना एक चीज, जब मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आकर के अटैक करेगा, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हाँ जी, जब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ करके ऐड होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर जब ऐड होगा तो ये इस तरह से होगा, ये एक्स एज इट इज है, यहाँ जुड़ गया। और या तो ये पैरा पोजिशन पर आकर के ऐड होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, पैरा प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें से पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या रीजन है इसके पीछे, देखो यहाँ पर ये हेलोजन है और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है एक दूसरे में रिपल्शन कॉज करेंगे। ये क्या करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एक दूसरे में रिपल्शन कॉज करते हैं, क्योंकि बल्कि ग्रुप दोनों ही पास में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप ऊपर है एक ग्रुप नीचे है, तो सिमेट्री मेंटेन हो चुकी है। इस वजह से यहाँ पर हमें जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू द ऑर्थो प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरेट करवाओगे और उस फिर सीधा उसकी एडिशन करवा दोगे और आपको यहाँ पर आपका प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इस रिएक्शन को फटाफट से लिखिए, इसकी फर्दर टाइप्स है जो कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, 2 मिनट लीजिए, फटाफट से इसको लिखिए।
हाँ जी, आई होपफुली आप सबने ये लिख लिया होगा, ठीक है। करें इसको आगे, सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके अंदर टाइप्स आती है फर्दर, ये जनरल रिएक्शन मैंने बता दी। कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल आप पहले जनरेशन करोगे इलेक्ट्रोफाइल का, फिर वो अटैक करवाओगे इलेक्ट्रोफाइल का, तो वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे करेगा। न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता था, न्यूक्लियोफिलिक में वो हेलोजन को रिप्लेस कर देता था, उसकी जगह ले लेता था। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा सबसे पहले और फिर वो अटैक करेगा। अब देखना यहाँ पर आपकी जो टाइप्स हैं उनको स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो पहली टाइप आती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 5-6 रिएक्शन है इसकी, सिंपल सिंपल से, ये देखिए ध्यान से। क्या है हमारे पास, ये क्या है, हेलो अरीन है, जहां पर मैंने इस बार हेलोजन क्लोरीन लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं AlCl3 लुइस एसिड की प्रेजेंस में। क्या होगा, हम AlCl3 लुइस एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे। अब जैसे कि इसका नाम है हेलोजिनेशन, मतलब कि एडिशन किसकी करवानी है, हेलोजन की, मतलब Cl2 की एडिशन करवानी है। अब लुइस एसिड यहाँ पर क्या करेगा, ये लुइस एसिड ना इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाने में हमारी मदद करेगा। कैसे करेगा, देखिए ये क्या करेगा, ये लुइस एसिड को अब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि लुइस एसिड है, तो क्या करेगा, ये इस Cl2 जो कि ClCl है, इसके बीच में हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवाएगा। आप कहोगे मैम जब आपने चैप्टर पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में, आपने बताया था तो यहाँ पे तो होमोलिटिक क्लीवेज होगी क्योंकि एटम सेम है। बट आप यहाँ पर एक चीज को समझिए, होमोलिटिक क्लीवेज में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले जाते थे, बट यहाँ पर क्या है, लुइस एसिड को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसको तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन से उसका काम नहीं चलेगा। वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक करवाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक करवाएगा तो एक क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, Cl नेगेटिव बन गया, और दूसरे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो क्या बन गया, Cl पॉजिटिव बन गया। Cl क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। समझना इस चीज को ध्यान से। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफाइल वो है जो इलेक्ट्रॉन की प्रति अट्रैक्शन शो करेगा, जिसके ऊपर खुद पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की प्रति अफेक्शन शो कर रहा है। मतलब यहां से Cl पॉजिटिव क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। ये क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब मैंने आपको बता ही दिया, ये रही जनरल रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर जोड़ोगे, या ऑर्थो पे या पैरा पे। तो बताओ क्या प्रोडक्ट यहां से मिलेगा, बहुत सिंपल रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा मैम, ये Cl तो एज इट इज रहेगा। अच्छा अब ये Cl पॉजिटिव आए तो ये तो यहां पर जुड़ेगा, या फिर कहां पर जुड़ेगा, या फिर यहां पर जुड़ेगा। और मेजर कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ सिमेट्री है। सभी को क्लियर हुई, सिंपल सी रिएक्शन थी, इजी रिएक्शन थी, कुछ भी नहीं किया। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने के लिए AlCl3 का इस्तेमाल किया था। बस आपको इसमें कंफ्यूजन मत कर लेना, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जनरली जो हमने देखा है, और इलेक्ट्रोफाइल पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन हो रही है। तो इलेक्ट्रोफाइल विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव स्पीशीज, जिसके ऊपर खुद पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन को करवाने के लिए हम HNO3 के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहां पर भी हमने क्या करना है, देखो हमने यहां पर भी हेलो अरीन लिया, ठीक है, हमने इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब यहाँ H2SO4 क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाने में मदद करेगा। कैसे, देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करते हैं, ये हमारे H2SO4 का स्ट्रक्चर है। देखो क्या होगा यहां पर ना, फिर से वही बात, यहां पर होगी क्लीवेज, क्लीवेज होगी तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेकर के निकल जाएगा। बेसिकली जब ये हाइड्रोजन अपने यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेकर के निकल गया तो हमें मतलब सॉरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं निकलेगा, मैं उल्टा बोल बैठी। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो वो क्या करेगा, ये बॉन्ड की यहाँ से ब्रेकेज हो जाएगी। जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो देखो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ से O नेगेटिव और H पॉजिटिव देखने को मिलेगा। आपको ये चीज देखने को मिल रही है यहाँ से बहुत अच्छे से। अब आपको HNO3 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। HNO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास H पॉजिटिव बना था, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बनेगा यहाँ से देखना,
नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इस पे हाइड्रोजन एक पहले था, अब ये भी आकर के जुड़ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो इस पे ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बन करके निकल जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो नाइट्रोजन अब बेचारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। इसको क्या बोलते हैं, इसको NO2 पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने किसका अटैक करवाना है, NO2 पॉजिटिव का। बहुत सिंपल है, यानी कि यहां से हमें दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक प्रोडक्ट, एक कहां लगेगा, NO2 ऑर्थो पर लगेगा, दूसरा कहां पर लगेगा, दूसरा हमारा पैरा पर लगेगा। फिर से बता रही हूँ, H2SO4 में से H पॉजिटिव निकल गया, फिर हमारा HNO3 आया जिसके ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, फिर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहां से NO2 पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और हमें हमारा प्रोडक्ट यहाँ से ऑब्टेन हो जाता है। सभी इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। अब ये वैसी ही है जैसे नाइट्रेशन है, पर यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो क्या है, यहां पर भी हमने हेलोअरीन लिया, यहां पर अब हम दो H2SO4 ले रहे हैं। मतलब कि पहला H2SO4 देखो ऐसा है, उसने वही किया जो पिछले वाले ने किया था, यहां से H पॉजिटिव निकल जाता है तो हमें यहां से क्या मिलता है, O नेगेटिव H पॉजिटिव निकल गया। अब एक और H2SO4 हम यहां पर लेंगे। अब ये जो H2SO4 है, इसके ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये बनाएंगे बॉन्ड विद दिस H पॉजिटिव, जैसे पिछले वाले में HNO3 ने बनाया था। तो यहां पर देखो क्या बनेगा, यहां पर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर से वही कहानी, यहां से वाटर निकल जाएगा। जब यहां से वाटर निकल जाएगा तो देखो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा SO3H पॉजिटिव। क्या मिलेगा, SO3H पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रोफाइल इन दिस केस, सल्फोनेशन में ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पर और पैरा पोजिशन पर। तो देखो भाई क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, यहां पर क्या आ जाएगा, SO3H आ जाएगा, और पैरा प्रोडक्ट अगर देखोगे तो पैरा पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा SO3H। सिंपल था, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब दो और रिएक्शंस है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट। फ्रिडल क्राफ्ट में दो आती हैं, एक आती है एल्काइलेशन, एक आती है एसाइलेशन। तो पहले हम देखते हैं एल्काइलेशन वाली। अब फिर से वही कहानी है, यहां पर भी जनरेशन होगी इलेक्ट्रोफाइल की। तो पहले हमने हेलोअरीन लिया। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये भी आपकी लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है, AlCl3 की प्रेजेंस में। और यहां पर आप लेते हो CH3Cl, वहां पर हेलोजनेशन में आपने Cl2 लिया था ना, यहाँ पे भी सेम केस करवाओ। AlCl3 आया तो इसने क्या करवाया, हेट्रोलिटिक क्लेवेज करवाई, यहां से Cl नेगेटिव निकला और CH3 पॉजिटिव जनरेट हुआ। यानी कि ये CH3 पॉजिटिव किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, है ना। तो अब वही बात, क्या प्रोडक्ट आपको यहां से मिलेंगे, आपको यहां से दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। यहां पर क्या लगेगा, ऑर्थो पर CH3, और दूसरे वाले केस में क्या लगेगा, पैरा पर CH3। सिंपल था, क्लियर हुआ ये एल्काइलेशन वाला। अब एसाइलेशन वाले केस में क्या होता है, आइए उसको देखते हैं, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। हाँ जी, सभी ने लिख लिया, ये 2 मिनट लगा के वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए करिए, ठीक है। अब आते हैं एसाइलेशन का केस। एसाइलेशन के केस में वही होगा, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेलोअरीन है। अब हमने इसकी रिएक्शन फर्दर करवानी है, तो इसकी रिएक्शन अब हम किसके साथ करवाते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ। कहानी वही होगी, यहाँ से भी कहानी फिर से यहाँ से सेम हो रही है। ये Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा और साथ में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो ये हमारा इस बार क्या है, ये हमारा इस बार इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो हमें यहां से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर Cl, यहां पर लगेगा ये C डबल बॉन्ड O CH3, और एक बार हमारे पैरा पर लगेगा। पैरा वाला क्या होता है, मेजर होता है। सभी को क्लियर हो गया, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, सभी इसको नोट कर लीजिए।
अब आपकी दो रिएक्शंस हैं, हम वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से कर लेते हैं क्योंकि दैट इज वेरी सिंपल रिएक्शन जो रिएक्शन विद मेटल्स के केस में आती है। आइए, दैट इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आप इसको डायरेक्टली एनसीईआरटी से ओपन अप कर सकते हो। सेम रिएक्शन है जैसे हमने हेलो एल्केन्स में देखी थी, बस यहाँ फर्क क्या आने वाला है, वहां हमने दो आरएक्स के मॉलिक्यूल्स लिए थे, यहाँ हम हेलोअरीन के साथ करवा रहे हैं ना, तो एक हमने क्या लेना है, हेलो एल्केन लेना है, एक हेलोअरीन लेना है। रिएक्शन सेम वही है, Na के साथ ही आप रिएक्ट करवा रहे हो, यहाँ पर भी दो Na का इस्तेमाल ही करोगे जैसे हमने वुड्स रिएक्शन में पिछले में किया था। NaX निकल जाएंगे, बस रह क्या जाएगा, यहाँ से एक NaX निकल गया, यहाँ से एक NaX निकल गया, ये आपकी बेंजीन रिंग इस R ग्रुप के साथ जुड़ जाएगी। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, हो जाएगा, सभी को क्लियर है ये वाली, इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सी केस है ये, डायरेक्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स। ये तो हमारी हो गई वुड्स फिटिंग रिएक्शन, मैं रीड भी कर देती हूँ एक बारी। अ मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड and aryl halide are reacted with sodium basically it gives an alkyl arene when treated with sodium in dry ether। सेम वही रिएक्शन है, बस वहां पर हम दो आरएक्स लेते थे, यहाँ पर अब हमने एक हेलोअरीन ले लिया क्योंकि हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए था, हमें बेंजीन रिंग चाहिए थी हमारी, क्योंकि हम एरीन की केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक और रिएक्शन है इसके अंदर, ये रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट है। यहां पर क्या किया, पिछले वाले केस में एक हेलोएल्केन हेलोअरीन लिया था ना, यहाँ दोनों ही हेलोअरीन ले लो, दो हेलोअरीन ले लो, दो Na ले लो, क्या होगा, ये दो NaX तो यहाँ से निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये दो हमारी एरोमेटिक रिंग्स ही बनेगी ना, ये दो एरोमेटिक एक दूसरे से कंबाइन करके डाइफिनाइल बना देंगी, बस ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। पिछले वाले केस में जैसे हमने हेलो एल्केन में देखा था ना, आर बन रहा था, यहाँ पर दो रिंग्स कंबाइन करके डाइफिनाइल बना रही है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, फिटिंग रिएक्शन कहा जाता है। और इसी रिएक्शन से हमारी जो हेलो एल्केन का चैप्टर है वो भी फिनिश होता है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है जो आपने ट्राई करने हैं खुद से। तो पहला क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। अब आप कोई भी रिएक्शन आपको दे दूंगी, आप बहुत इजीली कर दोगे, देखकर भी आप बता दोगे सिंपली भी कौन सी रिएक्शन है। आराम से सभी रिएक्शंस को रिवाइज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तभी मजा आएगा करने में भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके ये ऑप्शंस है, वीडियो को पॉज करके आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, okay, next question for your homework is the end product Q in the following sequence of reaction is। तो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो देखकर। नेक्स्ट इज aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction in comparison to alkyl halides due to। चार रीजंस बताए थे, अब आपको अच्छे से अगर आपने सुने हैं तो बहुत इजीली इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट P इज, क्या प्रोडक्ट P बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज, आपके सामने यहाँ पर एक रिएक्शन है जहां पर हेलोजिनेशन हो रही है। ठीक है, तो आपने बताना है, हेलोअरीन्स में हेलोजिनेशन हमने अभी देखी थी, क्या करना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए। नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लोरोबेंजीन व्हेन हीटेड विद एक्वस अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2O अंडर प्रेशर गिव्स। तो आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो नहीं होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होमवर्क क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद कॉपर पाउडर एंड HCl इज नॉन एज। इस रिएक्शन का नाम आपसे पूछा है, कौन सी रिएक्शन है, आपने वो बताना है। तो पहली चीज तो आपका होमवर्क ये होगा भी, आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं लेक्चर के अंदर उनको सॉल्व कीजिए। आज मैंने पिछले लेक्चर के होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मैं चाहती थी एक बार हम हमारा जो टॉपिक है उसको फिनिश कर ले, खत्म कर ले, क्योंकि जो लास्ट अब हमारा लेक्चर होने वाला है, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, दैट इज गोइंग टू बी द प्रैक्टिस सेशन। तो उस प्रैक्टिस सेशन में स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी डील करने वाले हैं। एंड आई वॉन्ट भी आप उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। अब ऐसा नहीं है, आप में से कई बच्चे कहेंगे मैम अभी हमारा एक टॉपिक पढ़ा है, दो टॉपिक पढ़े हैं, हम कैसे आंसर करेंगे। मैं इसलिए आप सबको कह रही हूँ क्योंकि जो भी प्रैक्टिस सेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं आप सबके साथ, उसमें क्या होगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो अगर आप उसको अटेंड करोगे, अच्छे से उसको सॉल्व करोगे, मेरे साथ करोगे, तो एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक बार खत्म हो जाएगा, आप उसको साइड पे रख दोगे और आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, तो आज का काम क्या है, सारे क्वेश्चंस जो लेक्चर में दिए गए हैं उनको सॉल्व करो, रिवाइज करो, जितना भी अभी तक आपने किया है सारे
हमारे जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़े हैं प्रॉपर रिविजन होनी चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी द लाइव सेशन ऑफ द प्रैक्टिस सेशन। हम लाइव कंडक्ट करेंगे, तो मुझे चाहिए सभी स्टूडेंट्स, चाहे आपका थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ा है, पेंडिंग है, कुछ भी है, जो भी रीजंस आई डोंट नो, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो डू रिमेंबर दिस, हर क्वेश्चन में हम उस टॉपिक को भी तो रिवाइज कर रहे हैं ना, तो उसको अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा, तो अच्छे से उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज, आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है, प्रैक्टिस शीट को भी अटेम्प्ट कीजिएगा। 1 सेकेंड। हाँ जी, प्रैक्टिस शीट स्टूडेंट्स कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक है। प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना। अब एक और चीज, जो भी आपके डाउट्स आज के इस लेक्चर से रिलेटेड है या किसी भी पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, हम उसको प्रैक्टिस सेशन के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाए, और कई बच्चों जैसे प्रैक्टिस शीट के अंदर कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस में डाउट थे ना, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब कि लास्ट लेक्चर जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस होगी, आप सभी के डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज अगर कमेंट कर दोगे तो ईजी हो जाएगा, तो अच्छे से डिस्कशन कर पाएंगे हम, है ना। तो सभी अच्छे से सारे नोट्स को रिवाइज करके एक शीट लेना, प्रॉपर शीट लेना, उस शीट के ऊपर, एक ही सिंगल शीट के ऊपर जितना भी चैप्टर में आपने जो जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है उसको छोटा छोटा करके सारा लिख लेना। ये मैंने आपको पहले भी इनिशियली स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। इससे क्या होता है, जब भी आप उसको एक ही शीट पे लिख लेते हो ना, तो जब आपका फाइनल एग्जामिनेशन आने लगता है ना, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 10 to 12 शीट्स, जितने आपके चैप्टर होंगे। तो सिर्फ आपने उन शीट्स को देखना होता है, क्योंकि लास्ट मिनट पे आप सब कुछ तो पढ़ते नहीं हो, आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हो। तो एक शीट के ऊपर पूरे चैप्टर को सम अप आपने करके लिखना है। पूरी एक लंबी शीट लो, उसके ऊपर लिखना शुरू कर दो। ये नहीं सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, नहीं, ऐसी हैंड राइटिंग में जो आपको समझ आए, उसको ऐसे वाइंड अप करके कल के सेशन के लिए प्रिपेयर करके रखना, ताकि ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करके हम हमारे इस चैप्टर को फिनिश कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर पे जाने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगी भी, वक्त ने फंसाया है लेकिन, वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूं मैं। हम फंस जाते हैं ना, क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, कहते हैं अरे यार कहाँ फंस गए, इतनी रिएक्शन मैम, कितनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कैसे करेंगे, अभी तो एक ही चैप्टर हुआ है। मतलब देखो, वक्त हमें फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरा क्या कहना है, वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूं मैं। इन छोटी छोटी बातों से हार जाऊं, ऐसा इंसान नहीं हूं मैं, है ना। तो आप लोग भी ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखिए कि हम नहीं इन छोटी छोटी चीजों से हारते, है ना, हम ऐसे इंसान नहीं हैं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी संकल्प के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।